यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं जनरल इक्विलिब्रियम। एंड गाइस, उसके अंदर हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जनरल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है वो आपने बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में अच्छे से स्टडी किया है, अच्छे से समझा है। गाइस, एक चीज हमने अपने दिमाग में रखना कि जनरल इक्विलिब्रियम को जब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ थ्योरी होती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ थ्योरम्स होती हैं, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस होती हैं, कुछ डेफिनेशंस होती हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ अजम्पशंस भी होती हैं। समझना ध्यान से, हम काफी सारी चीजें होती है जो अजम्पशन के बेसिस पर लेके चलते हैं। अगर हम उन अजम्पशंस को हटा दें तो गाइस वो टॉपिक में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज, जनरल इक्विलिब्रियम का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है उसकी नॉलेज आप रखो अपने माइंड में, लेकिन उसको थोड़ा सा साइड रखना, ठीक है। जितनी नॉलेज की जरूरत होगी वो मैं आपको रिकॉल करवाता जाऊंगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखो, जो हम अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स में बेटा देखो, होता क्या है कि इन इकोनॉमिक्स बेसिकली न्यूमेरिकल कंसेप्ट अलग हो जाता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट थोड़ा बहुत अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम करने वाले न्यूमेरिकल्स, इसके अंदर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो जिसके अंदर गाइस हमें ऑन दी स्पॉट कुछ न्यू अजम्पशंस माननी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ न्यू बातें हमें माननी पड़ेंगी। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे हम स्टिक हो जाएंगे कि भाई ये बात अभी फिलहाल के लिए मान लो कि ऐसी होती है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी भी रिसर्च का पार्ट है, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी एग्जाम में, किसी पेपर में क्वेश्चन फॉर्म में आ चुका है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज। समझो बात को। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ कुछ प्रेफरेंसेस ऐसे हैं जो लॉजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट फिर भी हम लोग उनको क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज अपने दिमाग में रखना कि न्यूमेरिकल्स करते हुए आप एक्स्ट्रा चीजें काफी सारी सीखने वाले हो, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूमेरिकल क्लासेस में न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, जनरल इक्विलिब्रियम में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, जितने भी क्वेश्चंस आप कर लो, मतलब अगर हम क्वेश्चंस का मल्टीप्लाई भी करें ना, कितने भी क्वेश्चंस आप कर लो, गाइस वो हमेशा कम रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी जितने भी आप कर लो। तो यहाँ पे ये मत ट्राई करना कि आप एज मैक्सिमम एज क्वेश्चंस करोगे तो ही आपको चीजें क्लियर होंगी, नहीं। अब बस ये सोचो कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उस एक क्वेश्चन में आपको 1000 क्वेश्चन की नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। वही बात है, 1000 क्वेश्चन करो सेम पैटर्न पर, एक क्वेश्चन करो 1000 पैटर्न पर, है ना। मैं देखिए बात, तो कहते हम कोई भी एक क्वेश्चन करेंगे तो पूरी डिटेल उस पर खत्म कर देंगे। बस क्या ही फर्क होगा भाई, प्रेफरेंस ही बदलेंगे, बाकी सारी बातें हम लोग वहां पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस जरा दिमाग में रखने सब चीजें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बातें। गाइस, न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी जरूरी है आपको बतानी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस, जनरल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा डाउट है काफी सारे बच्चों को। इनफैक्ट मेरे से एक बार एक बच्चे ने पूछा था, इनफैक्ट डीएससी वाले बच्चे ने पूछा था, जो डीएससी में था। उसने पूछा कि सर एक बात बताओ कि जर्नल इक्विलिब्रियम हम लोग जब एकेडमिक्स में पढ़ते थे, सेमेस्टर्स में पढ़ते थे, तो जर्नल इक्विलिब्रियम में जो आया था टॉपिक, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेबलिंग पर आया था। कभी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है टॉपिक है। मैंने कहा जी ठीक है, सही कह रहे हो। कहने लगा सर फिर अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर होता है क्या है कि हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की बात करते हैं। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन सर जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर तो होते ही कम से कम दो लोग हैं दो लोगों से तो कम को कोई बात ही नहीं हो सकती। मैंने कहा ये बात कह रहा है, तो सर फिर तो बात खराब नहीं हो गई, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल बेसिस की बात करते हैं, ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम में कम से कम दो लोग हो गए, तो फिर ये माइक्रो कहाँ रहा? ध्यान रखना बेटा, इट्स अ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ मैक्रो फाउंडेशंस। मतलब यहाँ पे ना मैक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो इट इज नॉट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द मैक्रो कंसेप्ट। तो एक तो चीज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और मजे की बात क्या है, देखो, जब हम जनरल इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, जब हम इसको गाइस पढ़ते हैं, तो इसमें काफी सारी चीजें हम ऐसी मानते हैं, कुछ असम्पशंस ऐसे मानते हैं जो गाइस कहीं ना कहीं लिंक्ड करती हैं हमारी क्लासिकल थ्योरी से, ठीक है। बहुत सारी बातें जो क्लासिकल थ्योरी से लिंक करती हैं, मैं कहता आपको जस्ट बताता चलूंगा यहाँ पर। पहले तो कुछ बातें समझ लो आप यहाँ पे जस्ट इधर। जैसे सबसे पहली और सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन यही है कि गाइस के जो जर्नल इक्विलिब्रियम है, इसका जो बेसिस है, बेसिस होने का मतलब हो गया कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, क्या इसका जो बेसिस है वो है बार्टर सिस्टम। आप बोलोगे सर बार्टर सिस्टम मतलब, आप खुद सोच लो बेटा, भाई बार्टर सिस्टम में क्या होता था।
गुड्स टू गुड्स ट्रांसेक्शन। आई एम अ पर्सन, यू आर अ पर्सन, ठीक है, मुझे एक कमोडिटी चाहिए और आपको भी कमोडिटी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है, तो वी आर बेसिकली ट्रेड विद ईच अदर, ठीक है। मैं कमोडिटी आपको प्रोवाइड करूंगा, आप कमोडिटी मुझे प्रोवाइड करोगे, बट गिवन दैट यहाँ पे एक बात रहनी चाहिए कि मुझे वो कमोडिटी चाहिए जो आपके पास हो और आपको वो कमोडिटी चाहिए जो मेरे पास हो, तो ही हम लोग आपस में ट्रेड कर सकते हैं, गुड्स टू गुड्स ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर हम जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें, मॉडर्न जनरल इक्विलिब्रियम की, तो गाइस उसके अंदर बस फर्क क्या हो गया, बस प्राइसेस वाला कंसेप्ट आ गया, मतलब वो मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे याला इशू खत्म कर दिया हमने कि भाई सेम नेचर के गुड होने, सेम नेचर के लोग होने चाहिए, ठीक है, सेम नेचर के। सेम नेचर का मतलब हो गया कि मुझे जो गुड चाहिए सामने वाले के पास हो, सामने वाले को जो गुड चाहिए मेरे पास हो। अब हमने क्या बोल दिया, हमें तो भाई पैसा चाहिए, हम अपने कमोडिटी को बेचेंगे एंड देन खरीदेंगे जो भी हमें परचेज करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना जनरल इक्विलिब्रियम का जो बेसिस है वो है बार्टर सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दूसरी गाइस सबसे सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे पढ़ने के लिए, कि जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर वी हैव अज्यूम्ड दैट के ऑल द एजेंट्स आर प्राइस टेकर्स, गॉट इट, ऑल द एजेंट्स आर प्राइस टेकर्स। अब आप कहते हो सर प्राइस टेकर का मतलब क्या होता है, प्राइस टेकर का लिटरल मीनिंग ये होता है कि जस्ट वी एज्यूम दैट कि हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर प्राइस टेकर, देखो होता क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर एक एजेंट बायर भी है और वही एजेंट सेलर भी है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने थोड़ा बहुत व्यू पढ़ा हुआ है जनरल इक्विलिब्रियम का, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर एक कमोडिटी का बायर हूं तो उसी टाइमिंग में मैं दूसरी कमोडिटी का सेलर हूं। तो वही गाइस हमारा एक्सिस डिमांड वाला याद आया कुछ कंसेप्ट, एक्सिस डिमांड वाला कंसेप्ट सेटिस्फाई करवा पाएंगे हम लोग, z इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो जी थर्ड बात, अब देखो जहां मैंने बोला कि इकोनॉमी जो प्राइस टेकर है यानी परफेक्ट कंपटीशन है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी एजेंट के पास में कोई भी मोनोपोली पावर नहीं होगी। नो वन हैज अ मोनोपोली पावर। व्हाई नो मोनोपोली पावर, व्हाई गाइस? देखो गाइस मोनोपोली पावर होने का मतलब क्या हो जाता है, देखो अगर इकोनॉमी के अंदर मोनोपोली नेचर आता है तो उसके आने से पहले उससे पहले एक चीज आ जाती है, दैट इज वेलफेयर लॉस। जहां मोनोपोली इन्वॉल्वमेंट होता है गाइस वहां पे वेलफेयर लॉस निकल के आएगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मोनोपोली का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मोनोपोली इक्विलिब्रियम आएगा, और मोनोपोली का इक्विलिब्रियम उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। तो यार अब आप खुद सोचो ना, अगर आप एक ही एजेंट के हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइज वाली बात करोगे, ठीक है। अच्छा एक टेस्ट यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर एक चीज और है क्या, कि जैसे मान लो दो एजेंट्स हैं, एजेंट ए और एजेंट बी, एक एजेंट ए और एक एजेंट बी। अब मान लो अगर एजेंट ए इज अ मोनोपोली, तो पता है क्या होगा, अगर एजेंट ए मोनोपोली की तरह बिहेव कर रहा है और ये दूसरा बेचारा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो पता है क्या होगा, जो इसका प्राइस ऑफर कर्व होगा ना, इसका प्राइस ऑफर कर्व वो इसको मालूम होगा, समझ लो। यानी अगर वैसे अगर आप के पास कभी टाइम मिले, कभी थोड़ा बहुत टाइम मिले, तो मेरे जो बेसिक्स क्लासेस हैं, जो बेसिक क्लासेस हैं मैंने ऑलरेडी आपके पोर्टल पर अपलोड की हुई हैं। बेसिक क्लासेस मैं बता देता हूँ, हॉलर वेरियन है ना, हॉलर वेरियन जो इकोनॉमिक्स होना सेमेस्टर 3 में था, सेमेस्टर 4 में था हॉलर वेरियन, वो थ्योरी वाली डिस्कशन मैंने कर रखे हैं। बेसिकली गाइस हमने हर बुक का कंसेप्ट डिस्कस कर रखा है नॉर्मली, जो जो हमारे लिए जरूरत हो सकती है, तो बेसिक्स क्लासेस में कभी पढ़ना वहां पे, तो आपको पता चलेगा कि प्राइस ऑफर कर्व जनरल इक्विलिब्रियम में कैसे बन के आता है, ठीक है। वो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। बहरहाल आगे बात करते हैं बेटा, तो मोनोपोली पावर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, एंड चलो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। उसके बाद हम लोग एक बात और मान के चलते हैं कि भाई देखो हमारी इकोनॉमी के अंदर ना, हमारी इकोनॉमी जो है एक तरह से ना बंद होनी चाहिए। बंद होने का मीनिंग हो जाता है ना तो बाहर से कोई आया, ना ही अंदर से कोई बाहर जाए। अब आप बोलो सर इसका मीनिंग क्या होता है, देखो हम लोग ये कहते हैं कि जस्ट वी नो दैट, हम लोग जब इकोनॉमी में आते हैं तो कुछ एंडोमेंट्स लेकर आते हैं, ठीक है। मान लो इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही जीरो है, कुछ भी नहीं है इंडिया के बाद, भाई बहुत कुछ है। एक पॉपुलेशन, चलो हटा दो, आपके तो सर पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन को अगर आप हटा भी दो इसके कंसेप्ट को, गाइस आप देखो बहुत कुछ है, रिसोर्सेज के नाम पे तो इतना कुछ है। तो एंड ऑफ द डे इंडिया के पास खुद की एंडोमेंट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, एंडोमेंट्स काफी काफी सारी है, मतलब समझ लो ना, इंडिया की एंडोमेंट काफी सारी है। तो
अगर हम एक अपने एक समय की बात करें तो इंडिया को किसी भी बाहर के इंटरनेशनल लेवल ट्रेड की जरूरत नहीं थी। हमें ना तो किसी के मतलब बेसिकली हम ये चाहते हैं ना तो हम अपना सामान बाहर भेजें ना बाहर से कुछ अपना सामान अपने कुछ मंगवाएं। जस्ट वी एज्यूम दैट कि हमारी इकोनॉमी क्लोज रहनी चाहिए। क्या देखो आज की बात नहीं कर रहा, अगर मैं जनरल इक्विलिब्रियम की पुरानी बात करता हूँ मतलब पुराने कंसेप्ट की बात करता हूँ तो जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर वी हैव टू एज्यूम दैट कि आवर इकोनॉमी इज क्लोज्ड। गॉट इट? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, यही क्यों? अरे यार बस इतने एक आंसर दूंगा बस मैं आपको। ये क्या है? दिस इज बॉक्स। ये एक बॉक्स है। क्या ये बॉक्स कहीं से ओपन है? क्या यहाँ पे किसी का एंट्री एग्जिट हो सकता है? नहीं हो सकता। एंट्री एग्जिट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? देखो ना तो कुछ एंडोमेंट बाहर से आ सकती है ना ही यहाँ से कोई एंडोमेंट बाहर जा सकती है। वी आर स्टिक हेयर कि भाई हमारा बॉक्स इज रिमेन सेम। किसी भी सिचुएशन से अगर हमारा बॉक्स बदलता है, बॉक्स में चेंजेस आते हैं तो गाइस सबसे पहले इनएफिशिएंसी आएगी। एंड जस्ट वी स्ट्रिक्टली एज्यूम दैट कि हमारी इकोनॉमी में एफिशिएंसी रहनी चाहिए तो ही हमारी जनरल इक्विलिब्रियम में मार्केट इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो सकता है। गॉट इट? एंड एक बहुत अच्छी बात और हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर गाइस जितना प्रोडक्शन हो चुका अब आगे कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे इसका मतलब ये देयर इज नो फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? नो फर्दर प्रोडक्शन। देखो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि जैसे जैसे मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर ये रिसोर्सेज थी, कुछ भी रिसोर्स मान लो आप, दिस वन, ये मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। गॉट इट? और हम ये बोलते हैं जी हमारा ये हमारा हम ये हमारा पीपीएफ है और हमने अपनी अपनी रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करा है। ठीक है, हमने अपनी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करा है। देन आफ्टर दैट हमें यहाँ से ये अमाउंट मिल गया, कंसेप्ट मिल गया। ठीक है जी। अब देखो हमने अगर इतना अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अगर हमने इतना प्रोड्यूस करा है, इसका मतलब क्या है कि हमने एक्स को इतना प्रोड्यूस करा होगा, वाई को हमने इतना प्रोड्यूस करा होगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि एक्स की जो सप्लाई है वो यहां से लेकर यहां तक की है। ठीक है, ये प्रोडक्शन हो गई। अब इसको डिमांड इकोनॉमी में कोई पर्सन करे, ठीक है, कोई भी डिमांड करेगा तो दो ही, अगर मान लो दो ही लोग हैं तो दोनों को दोनों डिमांड करेंगे। ठीक है, दो ही लोग हैं तो वो बेसिकली इसको डिमांड करेंगे तो उनकी जो डिमांड होगी ऑब्वियसली बात है वो इस सप्लाई के बेसिकली गाइस बराबर होगी। ठीक है, तो गाइस हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूस होना था वो हो गया। ठीक है, वी ऑलरेडी यूज्ड या और क्या सकते हो यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। यानी हम लोगों ने जो प्रोडक्शन करी गैस वहां पर हम कह सकते हैं हम लोगों ने गैस प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट पे करी है। ठीक है, जैसे हमारे पास में लेबर थी एज अ रिसोर्स तो हमने कहा लेबर को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया। अब हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। अगर हम चाहें कि हम ये बना लें कुछ इतना, नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। और इससे कम बनाना क्या है तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि रिसोर्सेज को हम लोग अगर फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो क्या कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से ना? अब कहते हैं कि छोटी सी बात और यहाँ पे डिस्कस करने की, दैट इज नो एक्सटर्नलिटी। देखो हम लोग भी मान के चलते हैं कि जर्नल इक्विलिब्रियम के अंदर जितने भी आउटकम्स आते हैं या तो वो एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी आउटकम विल बी एफिशिएंट, लेकिन उसकी एक शर्त क्या होनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सटर्नल इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि गाइस अगर एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे, इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल इफेक्ट, तो गाइस उसका मीनिंग बस इतना सही हो जाएगा एक्सटर्नल इफेक्ट होने की वजह से कि जो हमारे आउटकम्स है ना वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। और अगर गाइस हमारे आउटकम्स इनएफिशिएंट हो गए, अगर हमारे आउटकम्स इनएफिशिएंट हो गए तो गाइस फिर हमारी इकोनॉमी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सटर्नलिटीज नहीं होती। हाँ, एक्सटर्नलिटीज वाला कंसेप्ट आपने अलग से पढ़ रखा है पब्लिक इकोनॉमिक्स में। बेसिकली मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट्स एंड नेगेटिव एक्सटर्नल इफेक्ट्स। ठीक है, दोनों ही टाइप के एक्सटर्नल इफेक्ट गैस नहीं होंगे। गॉट इट? चलो जी, अब गैस देखो अब जैसे ना हमने 6 इंफॉर्मेशन डिस्कस कर ली है। अब जो 7th इंफॉर्मेशन है गैस वो एक तरह का टॉपिक ही है डिस्कस करने के लिए। हम ये मान के चलते कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी आउटकम्स हैं, जो भी हमारी एलोकेशन कंजम्पशन के लिए है, ठीक है, जो भी हमारी एलोकेशन गैस वो नॉन वेस्टफुल होनी चाहिए। जस्ट मैं लिख देता हूँ, ऑलवेज नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, नॉन वेस्टफुल एलोकेशन। गॉट इट? हमेशा हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे
अमाउंट नॉन वेस्टफुल होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर नॉन वेस्टफुल का मतलब क्या होता है? तो बात सारी इतनी सी है, मान लो हमने टोटल प्रोडक्शन, टोटल सप्लाई ऑफ गुड एक्स कुछ करी है, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए टोटल डिमांड के, ठीक है, ऑफ एक्स। तो इसे बोलते हैं नॉन वेस्टफुल एलोकेशन, यानी जितनी भी हमने एलोकेशन सप्लाई की थी वो एग्जैक्टली डिमांड होगी, तो कुछ भी एलोकेशन खराब या बर्बाद नहीं हुई है। तो आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बेसिकली, ठीक है। अब एक बच्चा कहता है कि सर चलो मान लिया हमने नॉन वेस्टफुल है, बट इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टफुल एलोकेशंस, तो मतलब बात ये हो गई कि इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी कि टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई। मैंने कहा बिल्कुल, ये बिल्कुल जी यस बात है, बिल्कुल यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि टोटल डिमांड इक्वल नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई, सप्लाई आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो उसके भी व्यूज हैं, एक एक करके बात करते हैं। भाई टोटल डिमांड इज नॉट इक्वल टू टोटल सप्लाई, दो ही बातें कर सकती है, या तो टोटल डिमांड ज्यादा होगा टोटल सप्लाई से, या टोटल डिमांड कम होगा टोटल सप्लाई से। वन बाय वन बात करते हैं हम। देखो ये तो हमें पता ही है कि ये जो चीज है नॉट, ये वाला ये पॉसिबल नहीं है। इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। और अगर देखना अभी जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ उसके डिस्कशन के बाद में ना यहाँ पे ये चीज थोड़ी बदल जाएगी। देखो देखना, मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स दोनों अलग अलग होते हैं। देखो प्रूफ दूंगा मैं आपको। सबसे पहले मुझे पहले ही डिस्कशन करना है, डिस्कशन करते हैं। टोटल डिमांड इज मोर देन टोटल सप्लाई, पहले मुझे बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है, इसकी पॉसिबलनेस बतानी है, ठीक है। अब इसको काम करते हैं, इसके पॉसिबलनेस को वैसे तो क्या मैं आपको जैसे बात बताना चाहता हूँ कि टोटल डिमांड इज नेवर बी मोर देन टोटल सप्लाई, ये बात ध्यान रखना, कभी भी टोटल डिमांड सप्लाई से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन गाइस हमें इसको प्रूफ करना है कि नहीं होगा। हमें काम करते हैं, एज्यूम करते हैं कि यस दिस इज ट्रू, हम जस्ट ये एज्यूम कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसके इम्पैक्ट देखेंगे। समझना समझना, अपने दिमाग में ये चीज रखना कि जब भी हमें किसी भी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करना होता है तो हमें उसको सही मान लेना चाहिए सबसे पहले। इफ इफ वी प्रूव दैट कि सम स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसको हम पहले सही मान लेते हैं। जब हम उस स्टेटमेंट को सही मान लेंगे देन गाइस फिर हम आगे के डिस्कशन करेंगे, और आगे डिस्कशन करते हुए अगर हमें माइनर सा भी एरर मिल जाए जो उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो, उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हो, सिंगल एरर भी अगर मिल जाता है देन गाइस पहली फुर्सत में उस स्टेटमेंट को कह देना कि आवर असम्पशन इज रॉन्ग, देन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। समझना ध्यान से, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैथमेटिक्स में इसको हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब आप बहुत बहुत छोटे रहे होंगे 9th क्लास में, जो टॉपिक पढ़ते थे आप लोग, प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, याद आया कुछ? प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, आप उसको प्रूव करते थे। लेकिन आप एक चीज मान के चलते थे, आप पहले उसको रैशनल मानते थे, ठीक है, आप उसको रैशनल मानते थे, फिर स्टेटमेंट डिस्कशन करते थे ना, आफ्टर दैट आपको कुछ ना कुछ गलत चीजें मिलती थी, गलत आउटकम मिलते थे, या कुछ गलत स्टेटमेंट मिलती थी, एरर्स मिलते थे, उसके अगेंस्ट मिलते थे, देन आप कहते थे कि आवर असम्पशन इज रॉन्ग, देन रूट 3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। समझ में आ गई बात? तो गाइस वही कंसेप्ट में यहाँ पे रखो। मान लो इफ इट इज पॉसिबल, तो क्या होगा, इसका इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होती है, किसी भी कमोडिटी की किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर डिमांड ज्यादा होती है तो उससे गाइस 3 इम्पैक्ट्स आ सकते हैं वहां पर, मतलब 3 चीजें आ सकती हैं वहां पर। क्या क्या? एक एक करके बेटा बात समझना यहाँ पे। या तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ सकते हैं, या कमोडिटी के प्राइस बढ़ सकते हैं। अब बोलोगे सर कमोडिटी के प्राइस बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है? सिंपल सा लॉजिक है, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन लेकिन हम लोगों ने क्या अजम्पशन मान के चले थे कि वी आर प्राइस टेकर। प्राइस टेकर होने का मतलब ही होता है कि प्राइसेस कभी चेंज नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर डिमांड ज्यादा होती है और प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है तो वो चीज इम्पॉसिबल हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। तो ये बात तो गलत गलत हो गई। चलो दूसरा इंपैक्ट देखते हैं। प्राइस वाली बात खत्म हो गई। चलो किसी ने बोला काम करो जी, डिमांड ज्यादा है सप्लाई ज्यादा कर दो। किसी ने बोला डिमांड ज्यादा है ना भाई, सप्लाई ज्यादा कर दो। हमने बोला चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, सप्लाई ज्यादा कर प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया जी, हमने इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब जो हमने बेटा इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई तो क्या हुआ जी, लॉजिकल सोचो, हमने इसकी अगर प्रोडक्शन बढ़ा दी तो क्या हुआ,
प्रोडक्शन बढ़ाने पर क्या क्या ये बात पॉसिबल है कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? आपको लगता है? यहाँ देख के बताओ क्या लिख रखा है हमने यहाँ पर। नो फर्दर प्रोडक्शन लिख रखा है, नहीं लिख रखा? इसका मतलब क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करी है, दैट मीन्स हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। गॉट इट? आफ्टर दैट बेसिकली अब किसी ने बोला है काम करो जी, इंपोर्ट्स बढ़ा दो। ठीक है, इंपोर्ट्स बढ़ा दो। अब इंपोर्ट बढ़ाने का मतलब क्या हो जाता है जी? हाँ जी, इंपोर्ट बढ़ाने का मतलब क्या हो जाता है? क्या आप मतलब ट्रेड करना पॉसिबल है आपके लिए? क्या आपकी कंट्री के लिए ट्रेड करना पॉसिबल है? जी नहीं है, क्योंकि हमने अजम्पशन ली है इस क्लोज्ड इकोनॉमी। समझ लो मेरी बात को, क्लोज्ड इकोनॉमी, इसका मतलब दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। मेरी बात यहाँ पे समझ में आ गई? इसका अंदर जो जो चीजें मैंने ली थी, मैंने तो कहा था कि सिंगल अगर एरर मिल जाता है तो रिजेक्ट कर दोगे आप। हाँ, तो आपको एक से ज्यादा मिल गया, 3 एरर्स मिल गए, 3 मतलब 3 आपने बोला। सर आपने बोला कि सर हम ये कर सकते हैं, मैंने कहा जी नहीं हो सकता। आपने बोला सर फिर ये करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मैंने कहा वो भी नहीं हो सकता भाई। आपने बोला सर इंपोर्ट बढ़ा देंगे, मैंने कहा वो तो कतई नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या? जब ये कुछ नहीं हो सकता तो कहीं ये भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दिस इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? बढ़िया से, बिंदास से। चलो जी आगे आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो एक तो बात हमने देख ली थी जी कि टोटल डिमांड इज मोर देन टोटल सप्लाई। अब एक देखते हैं टोटल डिमांड इज लेस देन टोटल सप्लाई। समझ रहे मेरी बात को? टोटल डिमांड इज लेस देन टोटल सप्लाई, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी का मीनिंग ये हो जाता है। अब देखो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसको अगर मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स टेस्ट लेकर आऊं, इकोनॉमिक व्यू लेकर आऊं, तो इसका मीनिंग है क्या वैसे? आप ये सोचो, अगर आपने एक चीज ध्यान दी है यार, देखो अभी आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है, अगर आपको इतनी नॉलेज स्ट्रांग है, अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो, तो आपको शायद दिखा होगा यहाँ पे मैंने बार्टर सिस्टम लिख रखा है। ठीक है, बार्टर सिस्टम लिख रखा है, प्राइस टेकर प्रेफर्ड कंपटीशन वाली बात लिखी हुई है, क्लोज इकोनॉमी लिख रखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला लिखा हुआ है। इस चीज से आपको कुछ देख के आइडिया तो मिले, कुछ देख के एहसास हुआ। हम वर्ल्ड लेवल पे 2 बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को फॉलो करते हैं, मतलब बेसिकली उनकी थ्योरी को ही बेस बना के आगे बातें करते हैं। एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स और एक केनेडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिकली केनेडियन थ्योरी। अगर आपको याद आ रहा हो तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने बातें लिखी हैं, ये क्लासिकल थ्योरी से मैच हो रही हैं। समझो ध्यान से। और कहते आप बोलोगे सर ऐसा नहीं, नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी क्लासिकल थ्योरी हो सकता है। यार एक छोटा सा प्रूफ भी अगर मैं आपको दे दूं, छोटा सा प्रूफ, तो जस्ट में इतना ही प्रूफ आपको देना मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो थ्योरी ना जनरल इक्विलिब्रियम की, एक इकोनॉमिक्स है। जैसे आप इसको एजवर्थ बोलते हो ना, दिस एजवर्थ बॉक्स है ना गाइस। एजवर्थ एक इकोनॉमिक्स का एक इकोनॉमिस्ट का नाम है। एजवर्थ एक इकोनॉमिस्ट का नाम है, और वो 1881 उन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन किए थे। समझ रहे हो? 1881 1881 एजवर्थ, जिनके नाम पे हम बॉक्स बनाते हैं, एजवर्थ बॉक्स, उन्होंने जस्ट डिस्कशन करने स्टार्ट किए थे। तो गैस उनकी जो थ्योरी थी गैस, वो ऑर्डिनल थ्योरी पर बेस्ड थी। गैस वो एक अलग डिस्कशन है। अब मुझे जस्ट इतना सा बताओ कि जनरल इक्विलिब्रियम में जो बॉक्स होता है, जिसका जो नाम है एजवर्थ, वो इकोनॉमिक्स ने 1881 में थ्योरी दी थी। ठीक है, और अगर मैं आपको जस्ट इसी से प्रूफ दे दूं, 1881 किसकी थ्योरी चल रही थी उस टाइमिंग में? कहने के गैस हम लोग मतलब वर्ल्ड वर्ल्ड क्लासिकल थ्योरी को मानता था। 1929 से पहले की बात हो गई है, ग्रेट डिप्रेशन से पहले की बात हो गई। तो गैस वो बेसिकली क्लासिकल थ्योरी को मानता था। तो कहने के गैस हम लोग यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं सप्लाई का डायग्राम बनाऊंगा तो कौन सा बनाऊंगा? क्लासिकल थ्योरी का बनाऊंगा। क्लासिकल थ्योरी में एग्रीगेट सप्लाई क्या होता था? हाँ जी, क्लासिकल थ्योरी में एग्रीगेट सप्लाई कैसा होता था? वर्टिकल एएस। और डिमांड कैसा होता था? वो तो चलो हर जगह ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था। ये कुछ इस टाइप से होता था डिमांड, है ना जी। अब मुझे एक बात बताओ, जस्ट मेरा आपसे एक छोटा सा डिस्कशन है, मेरा। मैं बोलता हूँ जी दिस इज बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। और ये हमारा एडी एडी वाली बात होगी। अब अगर मैं एक पर्सन ही बोल दूं कि जस्ट कुछ 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 नॉलेज लेवल पर
अगर हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ गया, बस अगर समझो टेक्निकल टर्म्स में, अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया, दिस इज एडी एंड यहीं पर ही हम एएस को लिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल एएस वाला, जस्ट केनेडियन थ्योरी का टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या देखो हमारा यहाँ पे y1 आ गया और दिस इज y स्टार या फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारी डिमांड ये है कमोडिटी की, सप्लाई ये है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज बेसिकली एक्सिस सप्लाई। समझ रहे हो, एक्सिस सप्लाई यानी सप्लाई ज्यादा डिमांड कम। अब देखो मैं एक बात बताऊंगा, अगर हमारी इकोनॉमी में ऐसा होता है, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है कि हमने अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, डिमांड कम है, आई रिपीट, इफ वी प्रोड्यूस मोर देन डिमांड, देन हमें क्या करना चाहिए गाइस? पहली बात क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। तभी तो आपको याद होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखता था कि डिमांड इज लेस, सप्लाई इज मोर, देन देयर इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। याद आया कुछ? मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहीं ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैक्रो पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने जनरल इक्विलिब्रियम पर ही स्टिक हूँ। लेकिन आपको शायद याद आ गया होगा कि भाई जो ये जो गैप होगा ये एक्सिस सप्लाई का पार्ट होगा। अब मान लो कि अगर मुझे टोटल सप्लाई के बराबर करना भी है और ये टोटल डिमांड है, मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। इंडिया ने इंडिया की बात करूँ मैं, इंडिया ने जब हमारी कंट्री क्लोज थी, मान लो आफ्टर 1947, बेसिकली गाइस वो थ्योरी एक अलग है, क्लोज तो कभी भी नहीं रही है कोई भी कंट्री, ठीक है। जैसे एक व्यू में ऐसी बात कर रहा हूँ कि कुछ कमोडिटीज में क्लोज थी, ठीक है। मान लो इंडिया क्लोज इकोनॉमी है और इंडिया ने करती है ट्रेड वगैरह, लेकिन इंडिया ने एक बार क्या किया, बाय बाय चांस, बाय मिस्टेक या कह सकते हो किसी रीजन से फूड ग्रेन्स या गेहूं चावल ज्यादा बन गए, ठीक है, ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन हो गई भाई, क्योंकि इंडिया ने ना अच्छी खासी सीड्स यूज करी थी, HYV सीड्स, ठीक है, HYV सीड्स अच्छी वाली यूज करी थी, जिससे कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी बेसिकली बढ़ गई, ठीक है, अच्छा खासा बन गया। अब क्या करे जी, सप्लाई ज्यादा हो गई, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के बाद भी तब भी उसकी अमाउंट बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या किया इंडिया ने फॉर द टाइम बीइंग कुछ लोग ढूंढे, कुछ एरिया ढूंढे जहां पे इंडिया ने उस कमोडिटी को प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। अब एक बात दिमाग में रखो, जिसमें आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर आप समझ पाओ, ऐसा हमारे घर में भी होता है कभी कभी कि मतलब कभी कभी जैसे आपको पता ही है कि हमारा घर इज अ क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। हमारे यहाँ हमारे जो मदर है बेसिकली, ये जो हमारे यहाँ खाना वगैरह बनता है वो ट्रेड के लिए नहीं बनता, वो बाहर बेचने के लिए बनता है, ठीक है। इस वी एज्यूम दैट के क्लोज इकोनॉमी है। एंड गाइस मान लो कि स्विगी जोमेटो भी मम्मी ने मना कर रखे हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह ऑर्डर नहीं जा सकते, यानी हमारा घर ही क्लोज इकोनॉमी है, ठीक है। ना तो हमारा घर का खाना बाहर बिकेगा, ना बाहर का खाना घर में आके खरीदा जाएगा, घर में मंगा के खरीदा जाएगा। तो दिस assume that our house is basically closed economy and guys by mistake हमारी मदर ने जो खाना बनाया वो बच गया, हो सकता है कि हमने कम कंज्यूम करो, हमने कम खाया हो, या फिर मम्मी ने थोड़ा ज्यादा बना लिया था बाय मिस्टेक, तो क्या होगा जी, वो बच गया। अब देखो दो बात है, और मान लो कि हम गरीब लोग हैं, हमारा फ्रिज भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करें जी, अब क्या करें? अब गए देखो लॉजिकल बात है, या तो खाना खराब हो जाएगा अगर हम उसको ऐसे रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो है सबसे पहले प्रायोरिटी पे शर्मा जी गुप्ता जी ढूंढेंगे अपने पड़ोस के, ठीक है। शर्मा जी गुप्ता जी ढूंढेंगे जिनको हम वो खाना प्रोवाइड करा दें। वही होता है जी, बिट्टू की मम्मी ढूंढेंगे, बिट्टू की मम्मी जो होती है हमारे पड़ोस में, जो चीनी लेने आ जाती है हर बार, ठीक है, बिट्टू की मम्मी, तो उनको ढूंढेंगे जी, हाँ जी ये ले लो, चलो थोड़ा बहुत उनको दे दिया, फिर थोड़ा सा बच गया, फिर हम ऑब्वियसली बात है, फिर हम फकीर वगैरह देखेंगे, कोई मांगने वाला दिख जाए हम उसको दे देंगे, फिर बच गया तो फिर हम गाय यू नो हम आसपास के थोड़े एनिमल्स वगैरह देखेंगे, जैसे मान लो काऊ वगैरह या डॉग्स वगैरह कोई भी हम देखेंगे उन्हें, फिर ही बच गया तो हम फिर चींटियों को डाल देंगे। कहने का मतलब ये है, कहने का मेरा तात्पर्य इतना सा है कि जो एक्स्ट्रा खाना बचा हुआ है हम ट्राई कर रहे हैं, हम कुछ अलग लोगों को दे दें, उन लोगों को दे दें जो हमारे घर का पार्ट नहीं है, जो हमारे घर की इकोनॉमी के, सॉरी गाइस नो, मैं कह रहा हूँ कि वो खाना हम उनको उन लोगों को दे दें जो हमारी घर की इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप सोचो जो लोग जो हमारी क्लोज इकोनॉमी घर है, हमारा घर एक क्लोज इकोनॉमी है, अब गुप्ता जी, शर्मा जी, बिट्टू की मम्मी, ये लोग हमारे इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, मतलब हमारे घर का पार्ट नहीं है, ठीक है। एक एक्सपर्ट जो बाहर फकीर आया है उसको दिया है, वो भी हमारे घर का पार्ट नहीं है। रीजन बिहाइंड के
आज हमारा खाना बच गया तो हमने इन लोगों को दिया है। क्या कल, मतलब आने वाला कल या परसों या आने वाले दिन, क्या हमारी मदर दोबारा से इन लोगों के लिए खाना बनाएंगी कि भाई थोड़ा खाना हमारे घर वाले खाएंगे, बाकी खाना ये लोग खाएंगे? नहीं, नहीं। वो एक एक्सेप्शनल केस था कि खाना बच गया तो उनको दे दिया। कैसे ऐसा कंट्री के साथ होता है कि कंट्री के अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, मतलब मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अगर तो कुछ बच जाता तो फिर हम एक्स्ट्रा उन लोगों को देते जो हमारी इकोनॉमी का पार्ट नहीं होता। तो मतलब हम यहाँ पे गाइस, हम जो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी के अंदर उन्हें हम बोलेंगे डमी एजेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हमने गाइस? डमी एजेंट्स। डमी का मतलब आप समझ सकते हो, एक वो लोग जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि गाइस हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करते। तो टोटल डिमांड प्लस डमी एजेंट्स डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, देन गाइस ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, और ये इक्वेशन इम्पॉसिबल थी। इसका मतलब क्या है? अगर मैं अब इसको, अगर मैं नॉन वेस्टफुल एलोकेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो नॉन वेस्टफुल एलोकेशन का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इक्वेशन जो बन के आएगी फाइनल स्टेटमेंट, दैट इज टोटल डिमांड is weakly less than, is weakly or equals to total supply of good x, of good x। ठीक है, यही चीज हमारा हमारा गैस गुड बाई की सेंस में भी होगा। ओके बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से, बिंदास से? तो कहीं ये चीज अपने दिमाग में रखना, ये जो कंसेप्ट मैंने जस्ट आपसे अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ये गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, नाउ ओके गाइस, तो इस क्लास के अंदर हम लोग इतना रखते हैं बेटा। इसका जो नेक्स्ट क्लास है उसके है बेटा, उसके अंदर मैं आपसे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स।